Hi guys, this is my second lecture on estimation, costing and valuation. Guys, those who have not seen my first lecture, just kindly visit my YouTube playlist. Guys, these videos will be very helpful for your SSC JEE, RRB JEE, UPSSC JEE and for all other JEE state exams. And also for diploma 5th semester student. As in previous video, we have studied about procedure of estimate, necessity of estimate, data required for the estimate and other measures during quantity. Now in today's video we will be discussing about types of estimate. तो दो तरीके के estimate होते हैं. There are two types of estimate. One is preliminary estimate and another one is detailed estimate. Now talking about preliminary estimate, होता क्या है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट? एक तरीके का रफ कॉस्ट एस्टिमेट रहता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट भी बोल सकते हैं उसको. ये हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन सेटअप करने में हेल्प करता है. कुछ काम करने से पहले जो हम लोग फाइनेंशियली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं या पैसा कलेक्ट करके रख लेते हैं, उसमें इसकी हेल्प चाहिए पड़ती है. एक अंदाज़ा लगा लेते हैं हम लोग. प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के 5 टाइप्स होते हैं: यूनिट रेट, प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल, अप्रॉक्सीमेट and estimate based on material and labor. Now talking about unit और running rate estimate, होता क्या है ये? सपोज कीजिए आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन किस बेसिस पर कराएंगे? कंस्ट्रक्शन आप किसी बिल्डिंग का करा रहे हैं तो उसमें पर रूम के हिसाब से करा देंगे, पर बेड के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से. उसी तरीके से सपोज कीजिए कि आप किसी हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो पर बेड के अकॉर्डिंग करा दिया, इस वे में. नाउ टॉकिंग अबाउट प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, ये थोड़े से कुछ वैल्यूज़ हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए इनको. जैसे अगर आप टाइप 1 बिल्डिंग बना रहे हो, मटेरियल के अकॉर्डिंग ये रेट डिसाइड किए गए हैं. ठीक, तो उसमें आपका कितना अमाउंट लगेगा, यानी कि 9,500 से लेकर 12,000 के बीच में पर मीटर स्क्वायर चलने वाला है. थोड़ा सा प्लिंथ एरिया के बारे में डिस्कस कर लें. सपोज़ कीजिए ये हम लोग की कोई कैसे हो सकता है, ये अर्थ में हम लोग ने कुछ ये लैंड ले लिया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराना है. इसको हमने जूम किया तो ये लैंड आ गया. ये अभी टॉप व्यू दिखा रहे हैं, ठीक है, टॉप व्यू दिखा रहे हैं, ठीक है. अब टॉप व्यू में यू डिसाइडेड कि हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे इतने इतने हिस्से में. यहाँ पर फाउंडेशन बिल्ड करेंगे. फाउंडेशन जो हम लोग का लैंड रहता है उसमें हम लोग एक्सेवेशन करते हैं, यानी कि डिग आउट करते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर हम लोग कॉन्क्रीट और ब्रिक वर्क फिलअप कर पाएँ, मशीनरी होती है उसके अंदर, ठीक है. तो इस तरीके से ये होल क्रिएट हो जाएगा. ये हम लोग का लैंड है, यहाँ सॉइल है ये, ठीक है, यहाँ पर ये सॉइल है और ये हम लोग की ये प्लिंथ लेवल कहलाएगी. ये जो अपर लाइन रहेगी प्लिंथ लेवल, या फाउंडेशन अगर आप थोड़ा और राइज अप करोगे, कुछ लोग यहीं तक फाउंडेशन रोक देते हैं, तो कुछ लोग इसके ऊपर भी इंक्रीज करते हैं फाउंडेशन. तो ये तो गलत हो गया ऐसे में. और यहाँ पर कंक्रीट फिलिंग होती है या ब्रिक वर्क रहता है हम लोगों को, ठीक है. तो ये लाइन गई प्लिंथ लेवल है. इवन कुछ लोग एरोप्लेट ऊपर भी बढ़ा देते हैं इसको, हल्का सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा फिलिंग यहाँ पे कर पाए, सपोर्ट दे पाए. वो फिर सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. अभी प्लिंथ एरिया के बारे में बात करें, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जनरेट होता है. सपोज कीजिए आपको कोई रूम दे दिया गया है 4 मीटर इंटू 3 मीटर का. अभी रेटिंग उसकी 10,000 पर मीटर स्क्वायर चल रही है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक. इसमें एक चीज़ हमने मिस कर दी, यहाँ पर ये लिख दिया हमने. जो वॉल है, वॉल आपको कितनी की लेनी है? 30 सेंटीमीटर की. सो व्हाट आई एम डूइंग, ये हमने उसका का पूरा टॉप व्यू रेडी किया है, यानी कि 4 मीटर और ये 3 मीटर का रूम है, और वॉल की जो थिकनेस है ऑल ओवर वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर. तो जैसा कि हमने बोला था, प्लिंथ एरिया ओवरऑल लेंगे. जहाँ पर भी आप घर बना रहे हो तो पूरी आउट टू आउट की मेजरमेंट लेनी है प्लिंथ एरिया के लिए, ठीक है. तो इस रूम की एकदम आउट टू आउट की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी? 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 तो 4 प्लस 0.3 0.3, यहाँ का भी तो है ना 0.3 और इधर का भी 0.3. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग 4.6. सिमिलरली यहाँ पर भी 3.6 इस वे में मिल रहा है. नॉट टॉकिंग अबाउट प्लिंथ एरिया हम लोग का क्या हो जाना है यहाँ पर? पूरा का पूरा 4.6 इंटू 3.6. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा? 16.56 मीटर स्क्वायर. 16.56 मीटर स्क्वायर.
अभी बात करें पूरी की पूरी कॉस्ट क्या हो जाएगी हम लोग की, जो भी प्लेंथ एरिया निकला है उसको मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि 10,000 will be multiplied by 16.56. So how much we will get? 65600, that will be rupees. ठीक है। अभी बात करें हम लोग क्यूबिकल कंटेंट रेट की, इसके भी थोड़े, अगर आप, ये तो था जब किसी फ्लैट एरिया पर आपने प्लिंथ एरिया का डिस्कशन किया है यहाँ पर। अभी बात करें क्यूबिकल की, तो यहाँ पर क्या है, मीटर क्यूब, यहाँ पर मतलब किसी पूरा का पूरा मीटर क्यूब 3D में ले रहे हो आप, कोई कंक्रीट का बॉक्स बनाना है आपको, कोई ब्रिक कुछ भी काम करना है, तो मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग, पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग अगर टाइप 1 बिल्डिंग आप बना रहे हो, ठीक है, तो फिर वहाँ पे रेटिंग क्या क्या चल रही होगी, यहाँ पर ये रेट प्रोवाइडेड है। तो अगर लर्न करना चाहें आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए 3D के लिए हम लोग को लेंथ और ब्रेथ प्रोवाइड थी, साथ ही साथ में हम लोग को हाइट और मिल गई, तो यानी कि प्लेंथ एरिया इंटू हाइट कर दीजिए 66.36, और हम लोग की यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी है 3, तो कैलकुलेशन करने पर हाउ मच वी आर गेटिंग, वी विल बी गेटिंग 49.68 मीटर क्यूब। ठीक, और उसके बाद कॉस्ट निकालनी है, रेटिंग इतनी चल रही थी, तो ये हम लोग का कितना हो जाना है 49.68, विच विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3000। सो हाउ मच वी विल गेट, वी विल बी गेटिंग, कितना मिलना है हम लोग को फिर, हाँ फिर वी विल गेटिंग 99360। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पे बात करें थोड़ा सा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हम लोग स्ट्रक्चर का डिवीजन किस फॉर्म में करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर का डिवीजन किस फॉर्म में करेंगे। स्ट्रक्चर को हम लोग दो वे में डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रक्चर को हम लोग दो वे में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रक्चर को हम लोग दो वे या दो स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, पूरा का पूरा का स्ट्रक्चर। पहले तो ये लोअर स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसी स्ट्रक्चर पर जब आप एक एक करके अपना घर पूरा का पूरा, मतलब पूरा घर रेडी कर लोगे, ठीक है, यहाँ फाउंडेशन क्रिएट हो जाती है हम लोग की, ठीक है, और इधर पे पूरा स्ट्रक्चर रेडी होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, पूरा का पूरा घर रेडी होता है यहाँ पर। अगर इसकी और डिटेल में स्टडी करनी है प्लीज़ आप एक कमेंट कर दीजिएगा, इसकी पूरी डिटेल में स्टडी कराते हैं। तो बात करें फाउंडेशन एंड प्लिंथ। फाउंडेशन प्लिंथ अभी आगे चल के क्या होगा, ये जो दोनों के दोनों हैं थोड़े से अप्रॉक्सीमेट में आ जाते हैं, ठीक है, प्रीलिमिनरी के अप्रॉक्सीमेट पार्ट में है ये। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एक्सीवेशन ऑफ फाउंडेशन के बारे में, कंक्रीट इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन अप टू प्लिंथ एंड डीपीसी के बारे में, जो कि हम यहाँ बता रहे थे। ठीक है, यहाँ ये छोटा सा यह वाला जो हिस्सा रहता है ना, यहाँ कंक्रीट पहले फिल करते हैं थोड़ी, फिर यहाँ ये ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है हम लोग का, फिर ये सब प्लिंथ, और फिर इसके ऊपर एक लेयर रेडी होती है जिसकी थिकनेस, ये इसकी थिकनेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं वो लोग। ठीक, उसकी थिकनेस 38 से 50 के बीच में चलेगी। ठीक, तो वो कितनी ले लेते हैं, अगर हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी, फिर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आप उसको 25 भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें चले तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, उसकी जो थिकनेस रहती है हम लोग की डीपीसी एक्चुअली होती क्या है, डीपीसी हम लोग का होता है ना डैम प्रूफ जो कोर्स रहता है, मतलब अंदर अंदर मॉइस्चर नहीं आने देते, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नमी नहीं इकट्ठी होने देता है फाउंडेशन के अंदर, वरना हम लोग की फाउंडेशन ख़राब हो जाएगी। तो क्या क्या फाउंडेशन में हम लोग को क्या क्या हो गया, फाउंडेशन को ये हम लोग का एक्सीवेशन किया पहले, यानी कि हम लोग ने डिग आउट किया, फिर कंक्रीट फिल की, फिर ब्रिक वर्क किया प्लिंथ, एंड आफ्टर दैट डीपीसी कर दिया। उसी तरीके से सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि अगर आप खुद ही सोचें आप घर के फ्लोर पर खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर पूरा ब्रिक वर्क जो भी हुआ है सुपर स्ट्रक्चर में, या फिर वुड वर्क कराया, प्लास्टरिंग कराई आपने, दीवार पे प्लास्टर और रूफिंग कराई है। ठीक, अभी बात करेंगे डिटेल एस्टीमेट के बारे में। डिटेल एस्टीमेट के भी टाइप रहते हैं। डिटेल एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट होता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रेट एस्टीमेट एंड जर्नल रेट एस्टीमेट। अभी जर्नल रेट एस्टीमेट में क्या रहता है, मतलब आप एकदम करेक्ट मेजरमेंट निकालो, पूरी डिटेल एक्यूरेसी से निकालो, वो हम लोग का जर्नल रेट एस्टीमेट बोलते हैं हम लोग उसको। बात करें रिवाइज एस्टीमेट के बारे में, अच्छी रिवाइज एस्टीमेट अच्छा है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है
ये अभी ओरिजिनल कॉस्ट अगर हम लोग जैसे जो भी आपने एस्टिमेट रेडी किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने सपोज कीजिए, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ के निकल रही है, ठीक है, 5% इंक्रीज़ हो गई, मान लो 10 लाख माना था, उसका 5% और एक्स्ट्रा ही लग गया हम लोगों का, तो वहाँ पर पूरा एस्टिमेट भाई दोबारा रिवाइज होता है, ठीक। उसके बाद अगर कभी कभी आपका काम बढ़ जाए, यानी कि वर्क एक्सीड हो जाए 10% से, तो भी दोबारा से जो भी एस्टिमेट रहेगा वो रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ओरिजिनल काम से ज़्यादा काम अगर आ जाए तो भी फिर, या फिर रिपेयर में अगर रिपेयर बढ़ जाए तो भी आप एस्टिमेट रिवाइज कराना पड़ता है। बात करें सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के बारे में, ठीक है, सपोज़ कीजिए आपको गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने कोई लैंड दिया, उस लैंड पर आपसे बोला गया कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो लेकिन कंस्ट्रक्शन मान लीजिए पूरी की पूरी डिटेल और पूरा का पूरा एस्टिमेट जो भी हम लोग का फॉर्म फिलिंग रहती है वो सारी की सारी पूरी हो चुकी है, ठीक। जो भी टेंडर फिलिंग रहती है, और तभी पता चलता है आपने थोड़ा सा जो वर्क है वो 2 महीने बाद आपने स्टार्ट किया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ पर वाटर फिलिंग आ गया, अभी वाटर वो जो वाटर फिल है भाई उसको निकालना पड़ेगा, इजंट इट। तो फिर आप गवर्नमेंट से डिमांड करोगे एक्स्ट्रा चार्ज के, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा चार्ज दो, ठीक। तो बस उसी चीज़ की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री थोड़ा सा एडिशनल वर्क के आने पर जो आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हो वो रहेगा हम लोग का सप्लीमेंट्री, ठीक है। उसी और हम लोग के कुछ फॉर्म रहते हैं जो कि हम लोग को परफेक्टली डिटेल, मतलब जब हम लोग के पास में परफेक्ट डिटेल ड्राइंग आ जाती है तो टेंडर फिल करने के लिए हम लोग को फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक। तो ये कुछ फॉर्म रहते हैं, ये नाम आप याद रखिएगा कि इस इसमें, यानी कि 11 17 में हम लोग का रिपोर्ट रहता है, ए में कॉस्ट रहता है, बी में क्वांटिटी और सी में मटेरियल, ठीक, फॉर्म के ही पार्ट रहते हैं, ठीक। इसमें कुछ याद रखिए, यहाँ पर ये कुछ हम लोग का जो पिटी वर्क होता है वो हम लोग का 3% टू 2% के बीच में पिटी वर्क, यानी कि हम लोग जब एस्टिमेट रेडी करेंगे, जब आप इसमें एक वैल्यूएशन एनालिसिस करके चैप्टर है, जब आप उसको पढ़ोगे तो हम लोग उसमें 3 to 2% थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, उसी तरीके से कंटीजेंस में भी यही होता है, कुछ एक्स्ट्रा इवेंट आने आ सकता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा परसेंटेज लेकर चलते हैं एस्टिमेट में। चलो, hope you my videos are going to be helpful for you, so guys please like, comment and subscribe. Thank you.